आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक रेडियो के खास बुलेटिन दिन भर में। तारीख है 2 अप्रैल, दिन है शुक्रवार और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। तो चलिए अब लेते हैं खबर देश दुनिया की हलचलों का। जल्दी से आपको बता देता हूं कि आज हम किन खबरों पर बात करेंगे। बात होगी 5 राज्यों में हो रहे चुनावी अपडेट के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में क्या कहा बताएंगे आपको, और किस बीजेपी नेता की कार से बरामद हुई ईवीएम मशीन, इस पर भी बात होगी। और इसके अलावा कोरोना वायरस की दूसरी लहर बच्चों और नौजवानों पर किस तरह असर कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। और आपको देंगे एक अच्छी खबर पेट्रोल और डीजल से जुड़ी हुई। और चलते चलते याद दिलाएंगे आपको 10 साल पुराना क्रिकेट की दुनिया का एक यादगार लम्हा। शुरू करते हैं बुलेटिन, लेकिन पहले सुनते हैं हेडलाइंस खुशबू से। देश में कोरोना वायरस के मामले अब काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। नए मामले 81,000 से ज्यादा सामने आए हैं और 469 मौतें हुई हैं। कोरोना के नए मामलों की रफ्तार इतनी तेज है कि एक बार फिर भारत ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। हर रोज आने वाले औसतन केस के आंकड़ों के अनुसार अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश हो गया है। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर के बीच पिछले 24 घंटों में 3583 केस आए हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आज टोटल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस वजह से प्रियंका ने अपनी असम यात्रा को रद्द कर दिया है। प्रियंका अगले कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहेंगी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे डोज को एक्सपोर्ट पैनल ने इजाजत दे दी है। तीसरे डोज को दूसरे डोज के 6 महीने बाद दिया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि कोरोना के नए वेरिएंट से हमें बचाव मिलेगा। असम के पथरकंडी में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु पॉल की गाड़ी में ईवीएम मिलने से राजनीतिक हड़कंप मच गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस मामले में बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग की भी आलोचना कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में देश के कई हिस्सों का दौरा कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमला किया गया है। टिकैत ने इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के गुंडे द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक पहले आज आयकर विभाग ने डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के दामाद सबोर्सन के ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके अलावा आयकर विभाग की टीम 4 अन्य जगहों पर भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। अमेरिका में विदेशी प्रोफेशनल्स को दिए जाने वाले वीजा पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो गया है। इसमें H-1B वीजा भी शामिल है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर 31 मार्च 2021 तक प्रतिबंध लगाया था। बाइडेन प्रशासन ने इसे लेकर 1 अप्रैल को कोई नई अधिसूचना जारी नहीं की है। और कोरोना काल में डिजिटल ट्रांजैक्शन को खूब बढ़ावा मिला है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ताज़ा डेटा के मुताबिक मार्च 2021 में देश में 273 करोड़ भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। मार्च 2020 के 125 करोड़ ट्रांजैक्शन के मुकाबले इस साल दोगुने से ज्यादा ट्रांजैक्शन रहे हैं। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग प्रदेशों के चुनावी दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने तमिलनाडु के मदुरई में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार के विजन को गिनाया। उन्होंने कांग्रेस और डीएमके पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां सिर्फ झूठ बोलती हैं। We want even better metro, road, rail and air connectivity. The NDA government is also ramping up the digital infrastructure across India. Work is underway to provide high-speed broadband to every village of India. Last year, the cabinet approved the PM Vani scheme. This will improve Wi-Fi availability across India. It will also further ease of doing business and ease of living. By improving infrastructure, more tourists can come here and discover this city. पश्चिम बंगाल में 6 अप्रैल को 31 सीटों पर तीसरे चरण का चुनाव लड़ा जाना है और कोई पार्टी अपने चुनावी प्रचार में कोई कसर छोड़ती नहीं दिख रही। इसी सिलसिले में शुक्रवार यानी आज अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के आरामबाग,
बरुईपुर पश्चिम में रोड शो किया और साथ ही कालचीनी और सीतलकुची में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर 3T मॉडल चलाने का आरोप लगाया। मित्रों, ये दीदी जो है ये 3T मॉडल पर सरकार चला रही है। 3T मॉडल पर इसके 3T क्या है? एक है तानाशाही, दूसरा है टोलाबाजी और तीसरा है तुष्टीकरण। ये 3T पर सरकार चलाती है और मोदी जी 3V पर चलाते हैं। पहला है विकास, दूसरा है विश्वास और तीसरा है व्यापार। ये 3V के आधार पर हम बंगाल का विकास करेंगे। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। क्या राजनीतिक पंडित और क्या आम लोग, सबका ध्यान बंगाल चुनाव पर टिका हुआ है। लेकिन कल देर रात एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बाद असम सुर्खियों में छा गया। दरअसल प्रदेश के करीमगंज जिले में एक प्राइवेट कार से ईवीएम बरामद हुई। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हैरत की बात तो यह है कि कार के साथ ना तो चुनाव आयोग का कोई अधिकारी था, न ही कार के भीतर कोई सिक्योरिटी थी। और तो और जिस बोलेरो गाड़ी से ईवीएम मिली वो बीजेपी नेता कृष्णेंदु पाल की निकली। कृष्णेंदु पाथरकांडी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। बस फिर क्या था, घटना का वीडियो सामने आया और खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गईं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए सवाल खड़े कर दिए। अपने ट्वीट में उन्होंने पूछा कि जब भी किसी निजी गाड़ी में ईवीएम मिलती है तो वो बीजेपी नेता की ही क्यों होती है। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस का चुनावी स्टंट कहा है। असम में चुनाव को कवर कर रही आज तक रिपोर्टर तनुश्री पांडे ने सीएम सर्बानंद सोनोवाल से इस पर सवाल किया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। दादा, बीजेपी फिर से बीजेपी सरकार बन रहा है, ये निश्चित है। नहीं पर सर, ईवीएम मिला है प्राइवेट गाड़ी में, कोई फिर से बीजेपी सरकार बनेगा। पर सर ईवीएम मिला है गाड़ी में, वो आप लोग के कैंडिडेट का है सर, पाथरकांडी कैंडिडेट कृष्णेंदु पाल का है सर। ये तो आपका पास जानकारी। नहीं सर, ये जानकारी नहीं सर, ये जानकारी तो सर सुनिए भाई जी सर, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि फिर से बीजेपी सरकार बन रहा है। सर ये बड़ा एलिगेशन है सर। अब इस घटना पर भयंकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग भी हरकत में आ गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए हमने बात की ग्राउंड जीरो पर मौजूद तनुश्री पांडे से और उनसे पूछा कि कल वोटिंग के बाद बीजेपी प्रत्याशी की जिस गाड़ी में ईवीएम मिली वो कैसे पकड़ी गई, डीएम की ओर से क्या दलील दी गई और इलेक्शन कमीशन ने क्या रुख अपनाया है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इलेक्शन कमीशन का जो इस पे संज्ञान रहा है वो ये है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उस पोलिंग बूथ के जहां से ये ईवीएम बताया जा रहा है जहां था, उन प्रिसाइडिंग ऑफिसर को शो कॉज नोटिस भेज दिया गया है फॉर द वायलेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। 4 ऑफिशियल्स को अब तक सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें से एक है पोलिंग ऑफिसर और 3 अलग ऑफिसर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और सबसे जो बड़ा इस पे इम्पैक्ट हुआ है स्टोरी में वो ये है कि री पोलिंग ऑर्डर कर दी गई है पोलिंग स्टेशन नंबर 145 इंदिरा एनवी स्कूल ऑफ एलएसी राताबाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी। बताया जा रहा है कि जो ईवीएम मिला है, जो ईवीएम बरामद किया गया है गाड़ी से, वो राताबाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी का था। तो इसीलिए राताबाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में री पोलिंग ऑर्डर कर दिया गया है और एक स्पेशल ऑब्जर्वर जो असम में है इलेक्शन कमीशन से, उनसे एक रिपोर्ट भी मांगी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब मैं आपके पहले सवाल पे वापस आती हूँ कि किस वक्त गाड़ी मिली और किन हालातों में मिली। 6 बजे पोलिंग ओवर होती है, कल सेकंड फेज था असम असेंबली इलेक्शन का, और करीब 10:30 बजे की 9:30 साढ़े 10 बजे की एक घटना है कि एक बोलेरो गाड़ी, सफेद रंग की एक बोलेरो गाड़ी पाई गई। कानीसैल एक जगह है, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में ये जगह पड़ती है, और एक बोलेरो पाई गई। उस बोलेरो में एक ड्राइवर थे। क्योंकि वो बोलेरो में कोई इलेक्शन कमीशन का नाम नहीं था, कोई स्पीकर नहीं था, तो लोकल्स ने उस गाड़ी को पकड़ा, रोका, और जब उस गाड़ी को खोलने के लिए बोला गया और उस गाड़ी को खोला गया तो लोकल्स ने ये पाया कि उसमें एक ईवीएम मशीन रखी हुई थी। लोकल्स ने ड्राइवर से जब पूछा तो थोड़ी सी झड़प हुई तो ड्राइवर वहां से भाग निकला। पर लोकल्स ने फिर ये रिपोर्ट किया पुलिस स्टेशन में कि यहाँ एक बोलेरो गाड़ी में ईवीएम मशीन पाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाई गई है। जब हमने पता किया, आज इंडिया टुडे ने अपना इन्वेस्टिगेट किया, तो हमें ये पता चला कि वो बोलेरो जो पाथरकांडी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके बीजेपी कैंडिडेट कृष्णेंदु पाल की है। कृष्णेंदु पाल ने अपनी एक एफिडेविट सबमिट की थी
इलेक्शन कमीशन में, और उन्होंने अपने एसेट्स में दिखाया था कि मेरे पास एक बोलेरो गाड़ी है जिसका नंबर ये है। उसी सेम गाड़ी को कल पकड़ा गया जिसके अंदर ईवीएम की मशीन मिली। अच्छा तनुश्री, असम के राजनीतिक दलों की ओर से इस मामले में कैसी प्रतिक्रिया आई है और बीजेपी का क्या कहना है? बिल्कुल, हमने आज सुबह से सभी बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं असम में, सबसे ये सवाल पूछे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया टुडे आज तक ने एक्सक्लूसिवली असम के जो चीफ मिनिस्टर, अभी के मुख्यमंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल, उनसे ये सवाल दागा कि सर आपके कैंडिडेट की गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जिसको बोला जाता है वो मिली है, आपका इस बारे में क्या कहना है? तो हम लगातार सवाल पूछते गए और सर्बानंद सोनोवाल जो मुख्यमंत्री है अभी असम के, उन्होंने सिर्फ हमें ये कहा कि असम में बीजेपी अलायंस की सरकार वापस आ रही है। हमने उनसे फिर पूछा कि सर ये बात अप्रूव हो चुकी है कि आपकी गाड़ी आपकी कैंडिडेट की वो बोलेरो थी, आपकी कैंडिडेट से बिलोंग करती थी, आपका क्या कहना है? क्योंकि ऑपोजिशन बड़ी एलिगेशंस लगा रहा है कि आप लोग ईवीएम को चोरी कर रहे हैं, मशीनों को चोरी कर रहे हैं। तब भी उन्होंने मुझे यही कहा कि हमारा सिर्फ ये कहना है कि असम में बीजेपी अलायंस की सरकार वापस आ रही है। जितेंद्र सिंह भी बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, यूनियन मिनिस्टर भी है, उनसे भी हमने जब ये सवाल पूछा कि सर ऐसे ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं, बोलेरो गाड़ी जो थी वो आप ही के बीजेपी के कैंडिडेट कृष्णेंदु पॉल की थी, ये वो कैंडिडेट है जो कल करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में पाथरकांडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े हैं। कल यहाँ पे इलेक्शन था, कल रात को इन्हीं की गाड़ी में ईवीएम मशीन पाया जाता है, तो क्या बोलना है आपका इस बारे में? तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये कुछ नहीं पर ऑपोजिशन की गंदी हरकतें हैं कि जब भी ऑपोजिशन हारने वाला होता है तब वो इस तरीके की ईवीएम पे थ्योरीज बनाने लगता है, इससे हमारा बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने उनसे ये पूछा कि सर ये ऑपोजिशन का स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको सबसे पहले मीडिया ने लाइट में लाया, उसके बाद ऑपोजिशन ने इस स्टोरी को उठाया, तो उन्होंने ये कहा कि मीडिया को इलेक्शन कमीशन पे भरोसा होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होकर इस पूरे मामले की जांच करेगा और जो भी कल्प्रेट पाया जाता है उसको जरूर हम लोग इलेक्शन कमीशन उसको जरूर एक तरीके से पनिश करेगा। पर आप लोग को इलेक्शन कमीशन पे भरोसा होना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, तब पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी बीजेपी के नेता हैं अभी असम में चुप्पी साधे हुए हैं, पूरी तरीके से वो बात नहीं बोल रहे हैं कि आखिर क्यों पाई गई उनकी कैंडिडेट की गाड़ी में ये ईवीएम। पर मैं आपको ये बता दूं कि ऑपोजिशन की तरफ से बहुत अटैक किया जा रहा है बीजेपी के ऊपर। अभी रणदीप सुरजेवाला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने सीधा बोला है कि भारतीय जनता पार्टी को अब हम ईवीएम चोर पार्टी कहेंगे, क्योंकि जब वो इलेक्शन हारते हैं तो वो इस तरीके से चोरी करते हैं। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको इसमें बता दूं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बोला है, अपनी जो उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी है, एक एक्सप्लेनेशन दी है, उसमें इन्होंने ये कहा है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, हमने एक जाती हुई वहीं से एक गाड़ी पास कर रही थी, उसी व्हीकल से हमने लिफ्ट मांगी, हमको नहीं पता था कि वो गाड़ी बीजेपी कैंडिडेट की है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो उसी पे निशाना साधते हुए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी, ऐसी भी क्या जल्दबाजी आन पड़ी थी कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास गाड़ी नहीं थी तो वो अपनी एक गाड़ी का आने का ना वेट करके एक प्राइवेट गाड़ी में बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल के ईवीएम रख देते हैं। पोलिंग मशीन जिसको इतना सिक्योरिटी में रखा जाता है उसको बिना किसी सिक्योरिटी के एक प्राइवेट गाड़ी में किसके भरोसे रखा गया? तो ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी थी? तो बेहद हम ये एक सीरियस कंसर्न हो चुका है असम में, और हम ये जरूर कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अभी इस वक्त कटघरे में खड़े हैं। ये दोनों जो अलग अलग पार्टीज हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही कटघरे में हैं और इन दोनों को बहुत ही मुश्किल सवालों का जवाब देना पड़ेगा। शुक्रिया तनुश्री। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। बढ़ते हुए मामलों के बाद कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तमाम सार्वजनिक जगहों को बंद कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये दूसरी लहर पहले वाली लहर से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इस दूसरी लहर में बच्चों के भी संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं, जो पिछली बार काफी कम था। बच्चों में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले वडोदरा में भी देखने को मिल रहे हैं। यहां बच्चों के लिए नया कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है। इस सेंटर में दिन के 5 से ज्यादा कोरोना संक्रमित बच्चे आ रहे हैं और बच्चों के साथ साथ युवा वर्ग भी इस लहर से नहीं बच पा रहा। आपको याद होगा कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में कहा था कि इस नई लहर में
खास तौर से युवा आबादी को प्रभावित करने की ताकत है। अब यहाँ से सवाल उठता है कि दूसरी लहर में पहले के मुकाबले क्या बदलाव हुए हैं। पहले के मुकाबले अब नौजवान और बच्चों में इसका ज्यादा असर क्यों दिख रहा है। जानने के लिए हमने बात की गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट और रोमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर वेद चतुर्वेदी से। पहले तो ये है कि जब ये जिसे हम कहते हैं सेकेंड वेव, जो फर्स्ट वेव में ये नोटिस किया गया था कि नहीं बच्चों को कम होता है, बट अभी सेकेंड वेव में ये नोटिस किया गया है कि नहीं बच्चों को भी हो रहा है। जैसे बेंगलोर में 500 केसेस यस्टरडे दे वर फाउंड पॉजिटिव, और आपने भी बताया कि बड़ोदरा में भी 5 केसेस हैं। एंड आई एम वेरी श्योर बच्चे और यंग माने बेसिकली यंग लोगों को भी हो रहा है, जैसा पहले हमने सोचा था कि नहीं शायद यंग नहीं हो रहा। किस कारण क्या है वी रियली डोंट नो। जब भी वायरस होता है, कोई भी वायरस हो, यही वायरस नहीं, इन्फ्लुएंजा वायरस या कोई वायरस है, वो लोग क्या होता है कि ये सब म्यूटेट करते रहते हैं। म्यूटेशन कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है। म्यूटेशन का मतलब है कि जैसे आपने मुझे पहचान लिया, मैं आपको रोज मारता हूँ, आपने मुझे पहचान लिया, मैंने दूसरे दिन क्या हुआ, मैं कैप पहन के आ गया, थोड़ा चेंज होके आ गया, इसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो वायरस को हम लोग जरा वायरस की आदतें पहचान गए तो हमने वैक्सीन बना ली। अब वायरस क्या करता है, वायरस को भी सर्वाइव करना है, तो वायरस थोड़ा चेंज हो जाता है। जब वायरस चेंज हो जाता है तो उसकी कुछ क्वालिटी चेंज हो जाती हैं। तो हो सकता है कि वायरस इसीलिए बच्चों को ज्यादा अफेक्ट कर रहा हो, क्योंकि कोई ऐसी चीज बायोटेक्निक उसमें हो जाती है कि अब यंग एडल्ट्स को भी उसका एक दूसरा और कारण हो सकता है। एक कारण तो ये टेक्निकल है, दूसरा कारण ये भी हो सकता है भाई बच्चों को आप मेरे को 1 साल घर में बंद करके रख सकते हैं, आप कहने से आप जाइए और आइए, बट मेरा बेटा जो यंग है वो थोड़े दिनों तो रहा, वो 1 साल में, अब वो खुद जाएगा, वो तो कहता भाई मैं तो रोज पार्टी करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सो व्हाट आई मीन कि बच्चों को सप्रेस करके रखना बहुत मुश्किल बात है, ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो अब बच्चे ज्यादा आपस में मिल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं लोग, तो उससे भी एक ये सेकेंड वेव में जो बच्चों को ज्यादा है, मतलब यंग एडल्ट्स को ज्यादा है, और जो मेरे एज के लोग हैं वो उनको प्रॉब्ली कम है, क्योंकि दे हैव लर्न मोर डिसिप्लिन कि भाई ठीक है यार ये मास्क लगा लूंगा तो अच्छा है, घर में रहूंगा तो अच्छा है। प्रॉब्ली द यंग एडल्ट्स आर फेड अप ऑफ दिस, तो वो फील करते हैं यार जो होगा देखा जाएगा, मैं देख लूंगा, और शायद हम लोगों ने ही बोल दिया कि यंग एडल्ट्स को कम होता है। सो आई थिंक सब एज ग्रुप वल्नरेबल है। मेरी ख्याल से मैं सोचता हूँ हर एज वल्नरेबल है। इट इज जस्ट कि यहाँ जो बुढ़ा आदमी है वो उसको होगा तो उसको कॉम्प्लिकेशन की ज्यादा संभावना है, इसलिए उसको वैक्सीन पहले लगना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उनको वैक्सीन पहले लगाया है। पहले आपने 60+ लगाया, 45+ लगा रहा है, अब जैसे जैसे हाँ ये वैक्सीन इतनी सारी होती है हमारे पास तो फिर हम सबको 1 दिन में लगा देते, बट नेचुरली इतनी वैक्सीन नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप लगाया जा रहा है जो ज्यादा वल्नरेबल उनको। बट यदि कोई कहे कि क्या कोई एज ग्रुप छूटा हुआ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से एट दिस स्टेज। हाँ आज भी संख्या जो है वो ज्यादा उन लोगों की है जो 45 के ऊपर है। बच्चे हैं जरूर, दे आर मेकिंग न्यूज के बच्चों को भी हो रहा है, यंग एडल्ट्स को भी हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि उनकी संख्या 45 साल के लोगों से ज्यादा है। ये थे डॉक्टर वेद चतुर्वेदी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगली खबर पर बढ़ने से पहले कुछ कोरोना के अपडेट्स आपको दे देता हूं। तो आज एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया। आज 81,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए, जो साल 2021 का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे होने वाली मौतों की बात करें तो कुल 469 लोगों की मौत हुई है। देश में आ रहे कोरोना के नए मामलों की रफ्तार इतनी तेज है कि एक बार फिर भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। हर रोज ऑस्टन केस के हिसाब से ब्राजील पहले नंबर पर है, भारत नंबर 2 पर और अमेरिका नंबर 3 पर है। तो हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अपना ख्याल रखें, मास्क पहने और 2 गज की दूरी जरूर बनाएं। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या?
तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। और अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ, जो जुड़ी है पेट्रोल और डीजल के दामों से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल को लेकर एक अच्छी खबर है। ओपेक देश आखिरकार तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर राजी हो गए हैं। ये बढ़त मई से शुरू होगी। इससे कच्चे तेल के दाम में कमी आ सकती है और शायद इसके असर से भारत में भी पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती हो। ओपेक प्लस देशों में इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिणी सूडान और सूडान आते हैं। दरअसल अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने नए सिरे से सऊदी अरब से यह आग्रह किया था कि वो तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने पर विचार करे। इससे पहले भारत सरकार ने भी बार बार ओपेक से तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कहा था, जिसे ओपेक ने अनसुना कर दिया था। तो अब ओपेक फाइनली मान गए हैं। ऐसे में कीमत के मामले में हमें आपको कितनी राहत मिलने के आसार हैं, मैंने बात की बिजनेस टुडे के असिस्टेंट एडिटर मनीष दीक्षित से। देखिए, ओपेक का तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला, ये भारत में तेल की कीमतों से इसका कोई बहुत ज्यादा लेन देन है नहीं। जैसे कि उदाहरण हम आज लें कि आज की डेट में जो क्रूड ऑयल है ये $65 के आसपास है, 65 से कम ही है। $65 प्रति बैरल का रेट चल रहा है। अब भारत में तेल के जो दाम बढ़े हुए हैं, इसका कारण भारतीय है, इसका ओपेक से नहीं लेना देना है। हमारे यहाँ जो ड्यूटीज बढ़ी हुई थी वो लगातार बढ़ती गई। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे यहाँ जो फैक्ट्री के गेट पर बिना टैक्स का जो तेल होता है, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं, वो 32 रुपए लीटर होता है और उसमें इतना ही करीब 30-32 रुपए केंद्र सरकार और 30-32 रुपए राज्य सरकारें लेती हैं। हर किसी राज्य सरकारों का अलग अलग अपना टैक्स रेट है। इस वजह से ये इसके दाम 90 रुपए से ऊपर चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ राहत के लिए उतना सिग्निफिकेंट जो ग्लोबल प्राइस है उससे बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि ओपेक बढ़ा इसलिए रहा है क्योंकि उसने कटौती की थी पिछले साल जब कोविड आया था, तो उसने बहुत जबरदस्त तरीके से ओपेक कंट्री और नॉन ओपेक कंट्री, जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उनको अपना उत्पादन घटाना पड़ा था क्योंकि ग्लोबल मार्केट में डिमांड नहीं थी। इस वजह से तो अब वो उसकी रिकवरी के लिए बढ़ा रहे हैं उत्पादन अपना। अच्छा मनीष जी, मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे सुनने वालों को थोड़ा सरल तरीके से समझाएं कि ओपेक का दरअसल रोल क्या है पेट्रोल डीजल की कीमत के मसले में। देखिए, जहां तक तेल की बात है तो दुनिया में जो तेल का बाजार है, ये दरअसल 2-3 चीजें, कई फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड होता है। पहली बात तो जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो एक आप कह सकते हैं जैसे खाड़ी देशों पे जो भी गतिविधियां हैं या कहीं और जो गतिविधियां अमेरिका में जो गतिविधियां हो रही हैं, एक वो फैक्टर है। दूसरा आर्थिक गतिविधियां हैं और तीसरा कोविड जैसी अचानक आई परिस्थितियां हैं। ये 3 चीजें होती है जिन पर ऑयल की प्राइस तय होती है। अब ये वैसा सेलर टू बायर वाला मार्केट है ये, मतलब यहाँ इस मार्केट में खरीदार तय नहीं करता है, यहाँ पर बेचने वाला हावी होता है। अब ओपेक पर आए। ओपेक जो पहले शायद 61 में बना था, ओपेक 4-5 देशों का जो तेल उत्पादक देश थी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और इस तरह से 5 देश थे, इन्होंने एक संगठन बनाया था। तो उसके बाद ये बढ़ता गया, बाद में और भी देश आ गए, इसमें अब 13 हो गए, फिर ओपेक प्लस कंट्री बने, फिर ओपेक और नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इनका एक बना। लेकिन ओपेक सबसे ज्यादा हावी है पूरी दुनिया में पेट्रोल प्राइसिंग तय करने के मामले में। इसकी वजह यह है कि ओपेक देश दुनिया का 40% जो मार्केट है इनके कब्जे में है, एक तरह से आप समझिए। और एक्सपोर्ट का मार्केट 40% ये प्रोडक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट जो है इनका दुनिया भर में 60% जो तेल बिक रहा है वो ओपेक बेच रहा है। अब नॉन ओपेक देश उत्पादक तो बड़े हैं, जो दुनिया के टॉप 5 जो क्रूड प्रोड्यूसर हैं उनमें अमेरिका, रूस, सऊदी अरेबिया, कनाडा, चाइना, ये 4-5 देश हैं।
लेकिन ओपेक देश की खूबी ये है कि ये एक्सपोर्टर सबसे बड़े हैं। अब नॉन एक्सपोर्टर कंट्रीज भी प्रोड्यूस करते हैं, वो भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो प्राइस को नहीं अफेक्ट कर पाते हैं क्योंकि वो कंज्यूमर भी बहुत बड़े हैं। तो कंज्यूमर बड़े होने की वजह से उनका कोई असर नहीं होता है। ओपेक चूंकि तेल बेचने वाला सबसे बड़ा संगठन है, तो इसलिए इसका प्राइस पर एकाधिकार इसका है। और ये एकाधिकार इसलिए भी रहता है क्योंकि जो दुनिया में जैसे कि अब जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है, बल्कि ये जो नॉन ओपेक देश हैं ये भी सऊदी अरबिया और ओपेक देशों से ही तेल खरीदते हैं और इनके पास रिजर्व भी बहुत बड़ा है। तो पूरी दुनिया में तेल की जो कीमतें तय करने में ओपेक देश इसीलिए हैं हावी, क्योंकि ये सबसे बड़े विक्रेता हैं और लोग इनसे, जो देश हैं, इनसे खरीदते हैं। और अब जिक्र करेंगे 10 साल पुरानी एक खूबसूरत याद का, जिसकी जड़ें आज ही की तारीख यानी 2 अप्रैल से जुड़ी हैं। साल 2011 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, भारत और श्रीलंका की टीमें आमने सामने वर्ल्ड कप का महामुकाबला यानी फाइनल हो रहा था। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने 28 साल लंबे इंतजार को खत्म करते हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था। भारतीय टीम ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। सच कहूं तो महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकला वह छक्का आज भी रूह में सिहरन पैदा कर देता है। हमारे इस जनरेशन के लिए 2011 वर्ल्ड कप का जीतना शायद कुछ खास इसलिए भी है क्योंकि इसी जनरेशन ने 2003 वर्ल्ड कप में इंडिया को लगभग ट्रॉफी उठाते हुए देखा ही था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की उस लेजेंडरी टीम ने भारतीय टीम सहित भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के वर्ल्ड कप के सपने को एक बार फिर झटका दे दिया था। तो पूरे एक दशक के बाद अपनी वर्ल्ड कप की यादों को ताजा कर रहे हैं हमारे साथी केशव, कपिल और प्रवीण। सुनिए। 2 अप्रैल 2011 की तारीख जो है वो हम सबके जेहन में ताजा है। 10 साल हो गए हैं, लेकिन इस दिन भारतीय टीम जो है, भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था और हमारा जो एक बड़ा ख्वाब था जो 2007 में पूरा नहीं हुआ था, 2003 में नहीं पूरा हुआ था, वो फाइनली जाकर 2011 में पूरा हुआ था। तो इससे क्या यादें जुड़ी हुई हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 लोग हैं चर्चा करने के लिए, एक कपिल और एक नेहरा। कपिल वो नहीं जो 1983 में वर्ल्ड कप उठाकर लाए थे, बल्कि हमारे साथी हैं कपिल देव सिंह, और दूसरे जो हैं वो प्रवीण नेहरा। तो कपिल आपसे शुरू करते हैं, बताइए क्या यादें जुड़ी हैं आपकी? 2011 में जो वर्ल्ड कप जीतने का जो माहौल था, मैं उस टाइम पे भोपाल में था, मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था। हम लोग एक मॉल के अंदर बैठ के, मॉल को सोकल कन्वर्ट कर दिया गया था ओपन थिएटर की तरह से, जहाँ वर्ल्ड कप देख रहे थे। भोपाल स्टूडेंट्स का शहर है। उस टाइम पे करीब वहाँ पे ना कम से कम 10 से 12 हजार बच्चे होंगे वहाँ पे भोपाल में, जहाँ हम लोग मैच देख रहे थे। और मैं क्या बताऊँ आपको, मैच जीतने के लगभग 5 घंटे बाद तक जो माहौल सड़कों पे बना हुआ था, मैं उस समय कोलकाता में था और हॉस्टल से सभी लोग निकल आए थे सड़कों पे और जश्न मना रहे थे। आप कहाँ थे प्रवीण? मैं उस टाइम पे, हमारा ऐसा हुआ था कि हम 12वीं क्लास के बोर्ड देके बस खत्म ही हुए थे 2 दिन में पहले, और आर्मी कैंट में हम रहते थे। ओपन थिएटर था हमारा, जहाँ अक्सर फिल्म वगैरह लगा करती थी। तो वर्ल्ड कप का दौर था, तो उस टाइम पे मैच लगने शुरू हुए। तो वहाँ हमारा जो माहौल था ऐसा था कि साथ के स्कूल के लड़के हैं, तो माहौल बहुत ही अच्छा था, हर्ष उल्लास का माहौल था बिल्कुल ही। देखा जाए ना तो पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट इंडिया ने डोमिनेट किया और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। शुरू वाला जो बांग्लादेश का मैच था जिसमें सहवाग ने ताबड़तोड़ पारी खेली थी 175 रनों की, और 2007 में जो हार हुई थी बांग्लादेश के हाथों, उसका बदला वहीं चुकता किया। तो बताइए कपिल, आप किस खिलाड़ी को और किस परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा याद करते हैं? मैं सीधे 2 नाम लूंगा, मैं एक जहीर खान और दूसरा युवराज सिंह। मेरे लिए एक नहीं है। हमारी बॉलिंग उस टाइम पे इतनी कुछ खास नहीं हुआ करती थी, हमारे पास बॉलर इतने अच्छे नहीं थे। एक्सपीरियंस बॉलर थे, मुनाफ पटेल हो गए, हमारे पास आशीष नेहरा हो गए, और उसके अलावा जहीर खान। लेकिन जहीर खान ने जिस तरह से परफॉर्म किया, 9 मैचों में 21 विकेट थे उनके। और उसके अलावा सेकंड जो मेरे नजरों में रहता है युवराज सिंह। क्या ऑलराउंडर परफॉर्मेंस था। उसके पहले मैं युवराज सिंह को लिटरली एज ए ऑलराउंडर कभी नहीं देखता था, लेकिन उस वर्ल्ड कप में जिस तरह से उन्होंने विकेट ली और विकेट ली रन बनाए, उसके साथ जो टीम को लीड करना होता है ना कि ठीक है, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मुझे जब भी जरूरत पड़े बैटिंग में तो मैं आपके सामने आपके लिए मौजूद हूँ, बॉलिंग में मैं आपके लिए विकेट निकाल के दूंगा। आप खुद देखिए कि उनके 9 मैचों में 15 विकेट थे और उसके साथ उन्होंने 362 रन भी बनाए।
तो मेरे लिए पर्सनली ये दो ऐसे खिलाड़ी थे जो पूरे टूर्नामेंट में एक अलग ही जगह बना के रखते हैं मेरे नजरों में। निश्चित तौर पर युवराज सिंह बड़े टूर्नामेंट के खिलाड़ी हैं, इसीलिए बड़े खिलाड़ी हैं। 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो कोई कैसे भूल सकता है, इस बात का वो जो है गवाह है। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस था ना वो पूरा एकदम कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस था, जैसा कि आपने कहा भी। युवराज के अलावा गौतम गंभीर एक और खिलाड़ी हैं जो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। 2007 का जो विश्व कप था T20 का, उसके भी फाइनल में उन्होंने अकेले दम 75 रन की पारी खेली थी। और वहीं फिर 2011 के फाइनल में भी उनकी 97 रनों की जो पारी थी वो लाजवाब थी, अंडर प्रेशर आई हुई थी। तो प्रवीण, आप बताइए, आप गंभीर का आकलन कैसे करते हैं, गंभीर का जो पूरा प्रदर्शन रहा? देखिए, गंभीर का शुरुआत करें तो मैं बात शुरू यहीं से करूंगा कि फाइनल में उनको मैन ऑफ द मैच ना मिलने का पर्सनली मुझे बहुत मलाल रहा, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे। उनके देखिए तो 44 से 45 की औसत से उन्होंने रन बनाए, करीबन 9 मैचों में उनके 400 रन के आसपास रन बनाए गौतम गंभीर ने। और फिर उसके बाद मैच में भी जहाँ पे दूसरी बॉल पे हमारे सहवाग जी आउट हो जाते हैं, 30 रन के स्कोर पे तेंदुलकर जी आउट हो जाते हैं। उसके बाद वहां से पारी को लेके जाना, 100 तो नहीं बना लेकिन वो 100 से कम भी नहीं था। बुनियाद जीत की वहां से रखी, और तो मुझे लगता है कि मैन ऑफ द मैच भी शायद उन्हें ही मिलना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, धोनी को मिला वो भी अच्छा था। आखिर मैच तो उन्होंने ही फिनिश किया। देखा जाए ना तो 2011 का वर्ल्ड कप था, इसमें हमें पूरा स्वाद आ गया, चाहे वो बांग्लादेश को हराना हो या फिर क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पटखनी देना हो, फिर सेमीफाइनल में पाकिस्तान को जिस तरीके से नाबूद किया गया। तो वो पूरा जो है एक तरीके से मिशन था एक, और मिशन मोड में भारतीय टीम खेली। लेकिन एक सीन जो है, एक चित्र जो है वो हमारे दिलो दिमाग पर जो छपा हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी का वो फिनिश करता हुआ छक्का, एक वो है। और जो वानखेड़े स्टेडियम में जब फाइनल मैच चल रहा था और भारत जीत की दहलीज पे खड़ा था और A.R. रहमान की आवाज में जो वंदे मातरम लग रहा था और पूरा वानखेड़े गा रहा था, और सिर्फ वानखेड़े ही नहीं पूरा देश गा रहा था उस अमृतसर में, वो सभी लोगों के जेहन में आज भी रचा बसा हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो अगला वर्ल्ड कप है, चाहे वो T20 का वर्ल्ड कप हो या 50 ओवर फॉर्मेट का जो वर्ल्ड कप है, वो भी भारत जीते और एक बार फिर से फैंस को उन मेमोरीज को रिलीव करने का मौका दे। यही हमारी शुभकामना है। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो फिलहाल दिन भर में बस इतना ही। अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। प्रोग्राम से जुड़ा अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप हमें radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, सोशल मीडिया की खिड़कियों से झांकते हुए भी हम तक पहुंचिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टेलीग्राम पर हमसे जुड़िए। और इस प्रोग्राम के बारे में अगर कोई सुझाव हो तो वो हमें जरूर बताइए। इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया था प्रतीक वाघमारे ने और साउंड मिक्सिंग का काम संभाला था सचिन त्रिवेदी ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट के आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट शनिवार 10 अप्रैल 2021। मौका है मीडिया जगत के दिग्गजों के साथ इंटर्नशिप करने का। विजिट करें www.indiatoday.in/ITMI/ या कॉल करें on 9560065465।